नमस्कार, मैं हूँ राजीव। हम बात कर रहे हैं अपने सर्वेक्षण की, वार्षिक सर्वेक्षण की। और इस कड़ी में इससे पहले भी हम कई मेहमानों से आपका परिचय करा चुके हैं, उनकी राय आपके सामने रख चुके हैं और इस समय आज बारी है पंकज पांडे की। पंकज पांडे आईसीआईसीआई डायरेक्ट के रिसर्च प्रमुख हैं और जिन लोगों को मैं बुनियादी रिसर्च के रूप काम के लिए बहुत ज़्यादा जिनकी राय को मैं तवज्जो देता हूँ, उनमें से एक पंकज पांडे हैं। बहुत आभार पंकज जी, आपने जुड़ना स्वीकार जी, किया शुक्रिया हमारे राजीव सर्वेक्षण में। जी। जी, आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो हमारे 1 दशक से ज़्यादा के सिलसिले में काफ़ी नियमित रूप से सहभागी रहे हैं हमारे इस सर्वेक्षण में। आप लगभग हर बार शामिल होते हैं। इसके लिए भी तहे दिल से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और अभी इस पर चर्चा करने के लिए आपने समय निकाला, इसका भी बहुत आभार। सबसे पहले इस सर्वेक्षण में आपने जो कुछ बड़ी बातें सामने रखी हैं, हमारे प्रश्नों के जो जवाब सामने रखे हैं, कुछ मोटी-मोटी बातें उनमें से मैं चुन कर के यहाँ दर्शकों के सामने रखूँगा। फिर उसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे कि आपने क्या कहा है और क्यों कहा है। तो यहाँ पर यदि हम सबसे पहले देखें कि हमारा ये जो सर्वेक्षण है, जैसा कि हम निवेश मंथन के इस बार की एक कवर स्टोरी भी है, तो उसकी आमुख कथा में शीर्षक ही काफ़ी कुछ बता देता है कि हमारा ये सर्वेक्षण किधर जा रहा है। सेंसेक्स बढ़ेगा 65,000 की ओर। ये औसत अनुमान जो है वो हमारा इस निष्कर्ष पर पहुँच रहा है। लेकिन उसके आगे की विस्तार से जो कुछ बातें हैं, एक-एक सवाल हैं और औसत लक्ष्य जो निकला है 6 महीने का, साल भर का, उस पर हम आगे विस्तार से आएँगे। लेकिन फ़िलहाल अभी पंकज जी ने जो कहा है हमारे सर्वेक्षण में, उस पर एक नज़र डालते हैं। उनकी जो एक मोटी-मोटी टिप्पणी है, उस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है महँगाई पर और ब्याज दरों पर। अर्थव्यवस्था में वृद्धि लौटने, कॉर्पोरेट जगत की अच्छी आय यानी कॉर्पोरेट अर्निंग्स, अनुकूल पूंजीगत व्यय चक्र यानी अच्छा एक कैपेक्स साइकिल बनता हुआ दिख रहा है और इन सब के चलते कुल मिलाकर के वृद्धि तेज हो रही है यानी अर्थव्यवस्था के विकास में बढ़ोतरी दिख रही है। यह सब चीजें वो मुख्य पहलू हैं जिनकी वजह से पंकज कह रहे हैं कि हम आईसीआईसीआई डायरेक्ट की ओर से भारतीय शेयर बाजार के बारे में रचनात्मक बने हुए हैं, कंस्ट्रक्टिव बने हुए हैं। ऐसे में अगले 1 साल के दौरान भारतीय बाजार अपने प्रदर्शन से वैश्विक शेयर बाजारों को पीछे छोड़ सकता है और परफॉर्म करेगा। महंगाई और ब्याज दरें अगले 6 महीनों के लिए भारतीय बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें रहने वाली हैं। जहां तक सबसे सकारात्मक बात क्या है भारतीय बाजार के लिए, पंकज जी ने कहा है कि कॉर्पोरेट आय में वृद्धि हो रही है, यह सबसे सकारात्मक बात है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि शेयर बाजार क्या है, तो अर्निंग्स का गुलाम है, यानी कंपनियां जितना कमाएंगी बाजार उसी हिसाब से चलेगा। अब भारतीय बाजार के लिए सबसे नकारात्मक क्या दिख रहा है या सबसे बड़ी चिंता क्या दिख रही है? तो एक तो महंगाई है और उसी के चलते ब्याज दरों में वृद्धि भी होती है। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये सबसे नकारात्मक पहलू पंकज जी की नजर में है। यहाँ वैश्विक कारकों की बात करें, जो ग्लोबल फैक्टर्स भारतीय बाजार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे आने वाले समय में, उनमें एक तो है फेडरल रिजर्व की दरों में वृद्धि और फिर कोविड की तीसरी लहर जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ये वैश्विक फैक्टर यानी दुनिया भर में ये लहर है, तो उसका जो भी असर होगा, थोड़ा हमारे ऊपर भी होगा। और यदि आमदनी की बात करें तो जो तीसरी तिमाही के नतीजे अभी सामने आ रहे हैं 2021-22 के, उसमें कितनी वृद्धि हो सकती है कुल मिलाकर के औसतन कंपनियों की कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कितनी वृद्धि दिख रही है, तो 10 से 20% की वृद्धि, ये वाला विकल्प पंकज जी ने चुना। और अगले 6 महीनों में कौन सी बात सबसे ज्यादा असर डालेगी, तो इस मामले में पंकज जी का कहना है कि महंगाई और ब्याज दरें। बार बार पंकज जी ये महंगाई और ब्याज दरें, ये फैक्टर जो है आपकी टिप्पणियों में जो सर्वेक्षण में आपने उत्तर दिया है, उसमें सबसे प्रमुखता से उभर रही हैं। अलग-अलग विकल्पों में आपने जो अलग-अलग प्रश्नों में जो विकल्प आपने चुने हैं या जो उत्तर दिया है। तो क्या अगले 6 महीनों के लिए ऐसा क्यों लगता है कि ये चीज़ हमें ज़्यादा परेशान करने वाली है? जी, पंकज जी? लगता है पंकज जी के साथ हमारा संपर्क जो है, वो नेटवर्क ने थोड़ा-सा धोखा दिया है। लेकिन पंकज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जब तक पंकज जी का संपर्क हमारे साथ वापस ठीक होता है, तब तक कुछ और बातें हम
सामने रख दें। एक तो ये कि इस हमारे सर्वेक्षण में उन्होंने कहा है कि 2022 में जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा तेज़ रहने वाले हैं, उनमें आईटी क्षेत्र है, इसके अलावा रिटेल क्षेत्र है, इसके अलावा कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है और स्वस्थ रहने वाले जो क्षेत्र हैं, उनमें तेल, गैस और एफएमसीजी। ये 2022 के लिए पंकज जी का आकलन है। पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं अब हमें? जी राजीव जी। जी, बीच में थोड़ी देर के लिए आपके साथ संपर्क टूटा था। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अ, का आपने जो टिप्पणियाँ अपने हमारे सर्वेक्षण में रखी हैं, हाँ उनमें जी। सबसे ज़्यादा प्रमुखता से जो बात उभर कर आ रही है, वो है महँगाई और ब्याज दरों की। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीज़ें हमें अगले 6 महीने में सबसे ज़्यादा चिंता में डालने वाली हैं या सबसे ज़्यादा इसी पर नज़र रखने की ज़रूरत है? देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया ने ग्लोबली सारे सेंट्रल बैंक्स को एक तकलीफ दे रहा है एंड उसमें काफ़ी कुछ जो कंपोनेंट है वो एक डिमांड सप्लाई डिसरप्शन का है, प्लस जो आपकी एनर्जी प्राइसेस है वो भी काफ़ी ऊपर हैं। तो एक और चीज़ जो निकल के आ रही कि आगे जाके भले ओपेक जो कि सबसे ज़्यादा क्रूड सप्लाई करता है दुनिया में, हालाँकि उन्होंने कहा है कि वो 4 लाख बैरल के हिसाब से कैपेसिटी बढ़ाएँगे, बट अगर आप देखें तो एक्चुअल में जो कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रहा है या सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है, वो उतना नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ-कुछ ओपेक मेंबर कंट्रीज़ ने उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं किया प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। तो अगर तीसरी लहर के बाद में अगर डिमांड थोड़ा नॉर्मलाइज़ होता है, तो शायद सप्लाई जो क्रूड ऑयल की है, वो उस हिसाब से पिकअप ना करे। तो इन्फ्लेशन जो है वो अगले 6 महीने से या 7 महीने या और लंबे समय के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। वो इंडिया के लिए भी है और वो बाहर कंट्रीज़ के लिए भी है एंड अगर आप देखें तो सारे इकोनॉमी में 5% के ऊपर इन्फ्लेशन अभी चल रहा है, चाहे वो आप यूएस देख लीजिए, यूरो रीजन देख लीजिए, इंडिया का भी इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो एक आरबीआई या सेंट्रल बैंक्स पे एक प्रेशर आता है कंट्रोल करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए उनको ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो वो जनरली मार्केट्स के लिए या इक्विटी वैल्यूएशंस के लिए बहुत पॉजिटिवली लिया नहीं जाता है बिकॉज़ आपका फिर अल्टरनेट या कंपीटिंग एसेट क्लासेस चाहे वो डेट हो गए, वो थोड़े अट्रैक्टिव होने चालू हो जाते हैं। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो रिस्क है वो ये है। देन आप कमोडिटी प्राइसेस का भी बात करें तो कमोडिटी प्राइसेस में भी काफी अगेन उथल-पुथल चल रही है लार्जली बिकॉज़ एक चीज ये है कि चाइना पूरा कमोडिटी स्पेशली इंडस्ट्रियल कमोडिटीज को डोमिनेट करता है। चाइना में अगेन अगर आप देखिए चाइना का एक कंसेप्ट आया है कि जहाँ पे वो इक्विटेबल इनकम का बात कर रहे हैं सभी के लिए एंड इसीलिए उन्होंने रियल एस्टेट और बाकी सब सेक्टर्स पे प्रेशर लगा के रखा हुआ है। एंड बीच में अगर आप देखिए तो उनका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ गया है। तो कहीं न कहीं चाइना की तरफ से भी जो कमोडिटी रिलेटेड वोलेटिलिटी है, स्पेशली मेटल्स में, इंडस्ट्रियल मेटल्स में, वो भी एक बनी रहेगी। तो इन सब का जो अगर आप इन्फ्लेशन में अगर आप योगदान देखेंगे तो उसके हिसाब से इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशन थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पे ही रहने वाले हैं। तो कहीं न जी। कहीं एक प्रेशर रहने वाला है आरबीआई पे या किसी भी सेंट्रल बैंक पे ब्याज दर बढ़ाने का। एंड वो ब्याज दरें अगर बढ़ेंगी तो कहीं न कहीं बाज़ार में वोलेटिलिटी आएगी, तो मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा रिस्क अभी तक मार्केट के लिए निकल के आ रहा है। आई थिंक तीसरी लहर उतना बड़ा रिस्क नहीं लग रहा है बिकॉज़ जिस हिसाब से आप चाहे हॉस्पिटलाइज़ेशन देखें या मोर्टेलिटी रेट देखें तो काफ़ी कम है एंड ऐसा माना जा रहा है कि एक नेचुरल वैक्सीन है। तो थर्ड वेव उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी बट इन्फ्लेशन जो है वो आगे जाके तकलीफ दे सकता है बिकॉज़ वो हायर इंटरेस्ट रेट में तब्दील होगा। तो मेरे हिसाब से जी। वो सबसे बड़ा कंसर्न वही है मार्केट का। जी, उसी के साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा है कि जैसे ही यदि महँगाई दरों के बढ़ने को ध्यान में रख कर के ब्याज दरों में वृद्धि होती है या फेडरल रिज़र्व की ओर से थोड़ी सख्ती बरती जाती है अपनी पॉलिसी रेट्स में, तो उसका असर होगा लिक्विडिटी पर, जो ग्लोबल लिक्विडिटी है उस पर और उसका असर फिर भारतीय बाज़ार में भी हो सकता है। ये खतरा किस हद तक रहेगा? क्या भारत में एफआईआई की खरीदारी या बिकवाली बस इसी एक बात पर निर्भर होगी कि ग्लोबल लिक्विडिटी कैसी रहती है या एफआईआई यहाँ पर ग्रोथ पॉसिबिलिटीज को, जो यहाँ पर वृद्धि हो सकती है उसकी संभावनाओं को देख करके लिक्विडिटी की सिचुएशन से अलग भी अपना एक निर्णय ले सकते हैं कि नहीं, भारतीय बाजार में हमें निवेश बढ़ा करके रखना है या नया पैसा लाना है। देखिए, पिछले 2-3 महीने में एफआईआईज़ का जो सेलिंग है वो काफ़ी एलिवेटेड लगता है एंड ऐसा लगता है कि काफ़ी नेगेटिव हो गए मार्केट में।
आई थिंक अगर आप थोड़ा और पीछे जाइए, पिछले 1-1.5 साल के या कोविड के आप दौरान देखते हैं, तो मार्च के दौरान में करीब 60,000 करोड़ का सेलिंग था। उसके बाद में एफआई का जो इनफ्लो था काफी सब्सटेंशियल था। तो जो आपको आउटफ्लो अभी नजर आ रहा है मेरे हिसाब से वो ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा लगता है रादर देन की दे टर्निंग नेगेटिव। दूसरा ये है कि एफआई जनरली ओवरवेट है मार्केट्स में, एंड जो आपके लॉन्ग ओनली फंड्स हैं आई थिंक वो काफी पॉजिटिव है मार्केट पे। तो एंड उसकी वजह भी है क्योंकि इंडिया आई थिंक विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, तो वो कहीं ना कहीं एफआई के वेटेजेस में और वो इन्फ्लोस में अगर आपके सेकेंडरी मार्केट में सेलिंग होता है तो आप प्राइमरी मार्केट्स में देखिए तो वहां पे भी इन्फ्लोज हैं। सो दैट वे एफआई का स्टांस ओवरऑल इंडिया पे नेगेटिव नहीं है। अभी आती है बात की अगर लिक्विडिटी या कल को ड्राई अप होती है, बिकॉज आप इस पे कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि पहले 2008 में यूएस फेड का कुछ बैलेंस शीट $400 बिलियन था। वो क्राइसिस के बाद में करीब क्लोजर टू $4 ट्रिलियन हो गया। अभी 4 से अभी आप $8.5 ट्रिलियन पे चले गए हो। कहीं ना कहीं जब ये आप ये लिक्विडिटी को आप सक आउट करोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो मार्केट से भी निकलेगी। बट अच्छी चीज ये है कि इंडियन मार्केट्स का डेप्थ बढ़ रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो इंडिया में एसआईपी इनफ्लोस काफी स्ट्रांग हो गए हैं, एंड आई थिंक उसमें एक टीना फैक्टर भी ऑब्वियसली हेल्प कर रहा है। बिकॉज अभी आप किसी भी एसेट क्लास में देख लीजिए, इक्विटी एक ही एसेट क्लास बनता है या बचता है जहां पे आपको डबल डिजिट रिटर्न मिल सकते हैं। अदरवाइज फिक्स्ड इनकम या डेट साइड में आपको सिंगल डिजिट, मिड सिंगल डिजिट या एट बेस्ट थोड़ा और रिटर्न मिल सकता है। बट इन जनरल अगर आपको डबल डिजिट या वेल्थ क्रिएशन की तरफ देखना है तो इक्विटी के अलावा और कोई खास चारा अवेलेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये एक वोलेटिलिटी, अगर सेंट्रल बैंक्स नॉर्मलाइज करते हैं ये लिक्विडिटी कंडीशंस या बैलेंस शीट श्रिंक करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बाजार में वोलेटिलिटी आ सकता है। बट इन जनरल क्योंकि इंडियन मार्केट्स का कंडीशन काफी अच्छा है, या इकोनॉमीज में जैसे यूएस की बात करें उनकी ग्रोथ रेट भी अच्छी रहने की उम्मीद है, तो दैट वे मार्केट में वो एक वोलेटिलिटी जरूर आ सकता है जहां पे आपको 10-15% का करेक्शन मिले। बट स्ट्रक्चरली आई थिंक मार्केट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ही फॉलो करेंगे, बिकॉज जैसा जनरली देखा गया कि अगर इकोनॉमी अच्छा करता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स अच्छा करते हैं, तो मार्केट्स भी उसी लाइन पे ट्रेंड करता है। जी। पंकज जी, यहाँ पे हमारे सर्वेक्षण में जो कुछ और बातें सामने आई हैं उन पर हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ हमारे सर्वेक्षण में एक बड़ी बात जो दिख रही है कि अगले 6 महीनों में भारतीय बाजार पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली बात कौन सी रहेगी, तो उसमें कोरोना अभी काफी हल्का एक बिंदु रह गया है। यानी बहुत कम लोग कोरोना वायरस को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। सिर्फ 13.25% ने कहा है कि ये भारतीय बाजार पर अगले 6 महीनों में सबसे ज्यादा असर डालेगा। जीडीपी पर नजर है लोगों की, भारत की विकास दर कैसी रहती है, 19% से ज्यादा मत इस पहलू पर आए हैं। कच्चा तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसी रहेंगी, तो इसको लेकर के लगता है शायद बहुत ज्यादा तवज्जो या बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, 4.3% है। यहाँ पर कंपनियों के तिमाही नतीजे कैसे रहेंगे, उस पर 13.25% ने अपनी राय रखी है कि सबसे ज्यादा उसी को देखा जाए। लेकिन जो बात आपकी चिंताओं में उभर रही है, महंगाई दर और ब्याज दरें, वही एक तरह से कह लें कि हमारे इस सर्वेक्षण में एक कंसेंसस भी बन करके सामने आ रहा है कि 46.5% से ज्यादा, लगभग 47.5% लोगों ने कहा है कि महंगाई दर और ब्याज दरें यही सबसे महत्वपूर्ण है अगले 6 महीनों के लिए। बाकी चीजें जो हैं अन्य मिले जुले वो 4.3% हैं। तो इन बातों को आपने सामने रखा कि क्यों महंगाई दर और ब्याज दरें सबसे ज्यादा परेशान कर सकती हैं या सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो बात आपने कही कि सबसे सकारात्मक बात जो आपको लग रही है वो है कॉर्पोरेट क्षेत्र की आमदनी कैसी रहती है, कॉर्पोरेट आय कैसी रहती है। तो वहां पर आपकी उम्मीदें भी सकारात्मक हैं। तीसरी तिमाही के लिए आपने 10 से 20% का अनुमान रखा है वृद्धि का, जो अभी नतीजे आने शुरू हुए हैं। तो कॉर्पोरेट आय में वृद्धि अच्छी रहेगी, ये संकेत आपको किस तरह से मिल रहे हैं, और ये वृद्धि दिख रही है तो ये टिकाऊ होगी, ये भरोसा किस तरह से बन रहा है? जी बिल्कुल। तो अगर अगले 2 साल की बात करें तो हमारी जो निफ्टी अर्निंग्स की जो एक्सपेक्टेशन है करीब 25% के आसपास में है ग्रोथ की, तो करीब 815 का हमारा निफ्टी अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन है ना। उसमें अगर निफ्टी में आप देखिए तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो बैंक है। अब बैंक में अगर आप देखें तो हमारा इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन है कि जो ओवरऑल बैंकिंग की अर्निंग्स है काफी अच्छी निकल के आएगी। देखिए बैंकिंग में दो दिक्कतें थी। एक दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम था, जहां पे काफी एग्रेसिवली प्रोविजन करना पड़ रहा था बैंक्स को।
एंड इसके चक्कर में बैंक्स के मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर लॉसेस भी बनाए थे, चाहे वो पीएसयू बैंक हो, कुछ प्राइवेट बैंक्स हो। अभी अगर आप देखें तो लार्जली इकोनॉमी में हर सेक्टर, या जैसे कि एग्जांपल मैं दूं ये आपका स्टील सेक्टर, तो स्टील सेक्टर काफी डीलेवरेज हो चुका है। इनफैक्ट काफी सारे ग्रॉस एनपीएज या जो आपके असेट रेजोल्यूशन हुए हैं वो स्टील सेक्टर में हुए हैं, जहां पे टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू ने एग्रेसिवली प्लांट्स के लिए बिड किया और जीते भी हैं। तो स्टील सेक्टर में जिस हिसाब से रिवाइवल हुआ है, तो अगर आप देखिए सेल जैसी कंपनी जिसके पास में 50-55 हजार करोड़ का डेट हुआ करता था, जिसका डेट करीब लिटरली 1/3 हो चुका है, एंड आगे जाके अगर वो कैपेक्स भी करते हैं तो भी उनका डेट इक्विटी कम होने की उम्मीद है। तो एक हिसाब से जो डीलिवरेजिंग हुआ है काफी एग्रेसिव हुआ है और काफी अच्छा हुआ है, आई थिंक, एक्सेप्ट फॉर टेलीकॉम सेक्टर, जहां पे आप वोडाफोन आइडिया को एक बड़े कॉर्पोरेट में देख सकते हैं कि जहां पे काफी डेट है या 2 लाख करोड़ के ऊपर का डेट है। आई थिंक बड़े कॉर्पोरेट में कहीं पे भी आपको डेट के इंस्टेंसेस नहीं दिखेंगे। इनफैक्ट बैंकों के लिए दूसरी चिंता ये है कि अगर कंपनीज को इक्विटी इजीली अवेलेबल है तो क्रेडिट ग्रोथ आएगा कैसे। तो एक वो दिक्कत है ना। अभी बैंक पे आते हैं, तो बैंक में तो सबसे अच्छा चीज ये हो गया कि आपका असेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, बिकॉज कंपनीज के ओवरऑल नंबर्स काफी इंप्रूव हुए हैं, तो उनका लीवरेज कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर था बैंक्स पे वो काफी हद तक कम हो गया है। दूसरा है कि बैंक्स ने काफी एग्रेसिवली प्रोवाइड किया था, जो कि अभी आगे जाके वो दिक्कत कम होने वाली है। तो आपके जो बैंकिंग के जो प्रॉफिट का ग्रोथ होगा वो काफी अच्छा होगा। तो जैसे इस क्वार्टर में हम करीब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 37-38% का ओवरऑल लो बेस पे अच्छा खासा ग्रोथ होगा। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी 17-18% का आपको प्रॉफिट का ग्रोथ दिखेगा। अभी बैंक में जो दूसरी दिक्कत है वो ये दिक्कत है कि उनका जो क्रेडिट ग्रोथ है वो अभी भी पिक अप नहीं कर रहा है। अगर आप देखिए रिसेंट क्रेडिट ग्रोथ 7-6-7% है। अभी आप उसको आप गुड प्रॉब्लम बोल सकते हैं, बिकॉज कंपनीज को पैसे नहीं चाहिए, बिकॉज कंपनीज को इजीली पैसा मिल रहा है, या उनका खुद का कैश फ्लोज काफी अच्छा है, एंड जिसकी वजह से उनको पैसे की जरूरत नहीं। तो निफ्टी में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है बैंक, आई थिंक उसके अर्निंग्स बेटर हो रहे हैं। दूसरा है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर पिछले 2 साल में काफी अच्छा किया है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने ग्लोबली रियलाइज किया कि उनको काफी पैसा स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज उनको ऑनलाइन ऑफलाइन होना पड़ेगा, प्लस वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में उनको और भी अपने सिस्टम्स को इम्प्रोवाइज करना था, जिसमें साइबर सिक्योरिटी से लेके नंबर काफी सारी चीजों में उन्हें खर्चा करना। तो आईटी दूसरा एक सेक्टर है जो कि जिसका वेटेज करीब 17-18% है, जहां पे एक्सपेक्टेशन है कि ये इजीली 14-15% ग्रो करता रहेगा। इनफैक्ट मिड कैप आईटी कंपनीज उससे ज्यादा ग्रो करने की उम्मीद। तो अगर आप देखिए दो सबसे बड़े सेक्टर्स जो हैं आपके, वो अच्छे ग्रोथ के हिसाब से या जिनका ग्रोथ अगले 2 साल में या रिसेंट क्वार्टर में अच्छा रहने की उम्मीद है। देन आपके बाकी और जो छोटे सेक्टर्स हैं, चाहे आप ऑटो देख लीजिए, तो ऑटो 2-3 साल में कुछ ऑटो सेक्टर के साथ में हुआ नहीं। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर ऑटो के लिए सबसे वर्स्ट क्वार्टर था। बट अभी क्योंकि थोड़ी कमोडिटी प्राइसेस स्टेबलाइज हुई हैं, प्लस इन्होंने प्राइस हाइक लिया है, तो काफी चांसेस है कि इनके नंबर्स भी थोड़े बेटर होना चालू हो जाएंगे। प्लस जिस हिसाब से आपका अनलॉक थीम वर्क करेगा, तो काफी सारे सेक्टर्स में जो अर्निंग डिप्लीट हो चुके थे वो रिवाइव होगा। तो इसीलिए हमें लगता है कि ओवरऑल कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस काफी बेहतर होने की उम्मीद है अगले 2 सालों में। आई थिंक जो लास्ट ईयर मार्केट में ग्रोथ आया है वो बिल्कुल लो बेस पे आया है। अभी जो अर्निंग्स धीरे धीरे नॉर्मलाइज होंगी एंड ग्रो करेंगी। प्लस और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आप देखें 13 या 14 सेक्टर में सरकार पीएलआई लेके आई है, तो कहीं ना कहीं पीएलआई का मेन मोटिव यही है कि आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग का डिसएडवांटेज है वो आप कंपनीज को इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव प्रोवाइड करते हो, सो दैट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और जॉब क्रिएशन। आई थिंक ये सब का अगर आप कॉम्बिनेशन देखते हैं तो अगले 2-3 साल के लिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी ब्राइट लगते हैं, एंड आई थिंक वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए एज ऑफ नाउ। जी पंकज जी, यहाँ पे हम कुछ और बातें जो हमारे सर्वेक्षण में सामने आ रही हैं उन पर भी थोड़ा सा निगाह डालते हैं। एक तो यहाँ पर ये सवाल था कि भारतीय बाजार के भाव में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका किस हद तक शामिल है। तो यहाँ पर जो अधिकांश रूप से लोगों ने कहा है वो है कि आंशिक रूप से ही ये बात शामिल है, पूरी तरह से शामिल नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि पूरा इग्नोर करके चल रहे हैं। 57.5% लोगों ने कहा है कि आंशिक रूप से ये कोरोना की आशंका जो है, तीसरी लहर की आशंका, वो भारतीय बाजार के भाव में शामिल है। दूसरे, यदि हम इससे आगे बढ़ें तो ओमिक्रॉन के चलते या तीसरी लहर के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार पर कितना असर होगा, तो यहाँ पे गंभीर असर होगा ये कहने वाले बहुत कम हैं, सिर्फ 2% के आसपास। मध्यम असर
46.8% का, और हल्का असर 46.8% का, यानी मध्यम भी मानने वाले उतने ही, हल्का भी मानने वाले भी उतने ही हैं। अन्य में 4.3% आ रहे हैं। इसके बाद यदि हम तीसरी तिमाही के नतीजों का अनुमान रखें तो वहाँ अधिकांश लोग आपकी राय से सहमत हैं, यानी आपने जो 10 से 20% वृद्धि का अनुमान रखा है, सबसे ज़्यादा संख्या उसी में है, 42.5% की। उसके बाद 0 से 10% वृद्धि 34% लोग कह रहे हैं, और 20% से भी ज़्यादा वृद्धि नज़र आ सकती है तीसरी तिमाही में, ये मानने वाले 8.5% हैं। जिन्होंने कोई अनुमान सामने नहीं रखना चाहा, वैसे लोग लगभग 15% हैं। इसके बाद यदि वैश्विक बाज़ारों की तुलना में भारतीय बाज़ार की चाल देखें, तो यहाँ पर भारतीय बाज़ार तेज़ रहेगा, यह मानने वाले लगभग 45% हैं। समान चाल रहेगी, 42.5% लोगों ने कहा है। भारतीय बाज़ार धीमा रहेगा, ये मानने वाले 10.5% हैं, और अन्य ने कहा है कि भई कह नहीं सकते कैसा रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये मोटी-मोटी बातें जो बाज़ार की चाल और अर्थव्यवस्था की दशा-दिशा के बारे में है। इसके अलावा सेंसेक्स ईपीएस पर हमने सवाल पूछा था, तो वहाँ 21-22 में ₹2328 और 22-23 में ₹2692, ये ईपीएस का आकलन, औसत आकलन सामने आया है। यानी सारे लोगों ने जो अनुमान सामने रखे, उनका एवरेज हमने निकाला, वो अनुमान ये है। और इस हिसाब से यदि आप देखें तो 22-23 में जो ग्रोथ रेट देखनी चाहिए वो 15.5%, 15.6% का आंकड़ा आ रहा है। यहाँ पर पंकज जी, आपने शायद ईपीएस का कॉलम खाली छोड़ा, क्योंकि आप शायद सेंसेक्स ईपीएस नहीं देखते हैं। हमारा सवाल सेंसेक्स ईपीएस पर था, और आप निफ्टी के हिसाब से गणना करते हैं, तो आपने वो सवाल स्किप किया है। लेकिन अभी आपने टिप्पणी में कहा कि आप लगभग 25% की ग्रोथ देख रहे हैं आने वाले 2 वर्षों में। तो उस हिसाब से क्या ये हम कह सकते हैं कि बाज़ार जो है, वो अभी पूरा-पूरा ये नहीं देख पा रहा है, बाज़ार थोड़ा कंज़र्वेटिव होकर के चल रहा है? आप शायद उससे ज़्यादा बेहतर संभावनाएँ अगले 2 वर्षों में देख रहे हैं अर्निंग ग्रोथ के मामले में? जी, बिल्कुल। तो हमारा जो अगले 12 महीने का जो निफ्टी का टारगेट है करीब 20,000 है, और जो आपका सेंसेक्स का टारगेट पैरेलल निकल के आता है करीब 66,000 है। तो जो हमें अर्निंग्स के हिसाब से लगता है कि अगर आप पीछे हिस्टोरिकल एफवाई 19 या एफवाई 20 अर्निंग्स देखेंगे, तो एफवाई 19 में कुछ 3 या 4% का ग्रोथ था। देन एफवाई 20 में एक्चुअली डी-ग्रोथ हो गया था 6% का, बट उस लो बेस से आपका करीब 17% का ग्रोथ आपको एफवाई 21 में मिला। आई थिंक एफवाई 22 में आपको सबसे बड़ा डेल्टा दिखने वाला है, जहाँ पे करीब 33% का ग्रोथ होगा, एंड फिर ग्रोथ थोड़ा आपका नॉर्मलाइज होके 18-19% हो जाएगी, बिकॉज 23 में एक्सपेक्टेशन है कि जनरली आपका जो कोविड का थर्ड वेव है उसका भी असर नहीं दिखेगा, एंड होपफुली कोविड फोर्थ वेव और बाकी वेव की हमको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट वे एफआई 23 आपका एक थोड़ा नॉर्मल ईयर की तरह निकल के आ सकता है। तो जो आपका ओवरऑल इकोनॉमी का ही ग्रोथ, अगर आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट अगर 13-14% होगा, तो जो आपकी बड़ी कंपनियां हैं वो जनरली इकोनॉमी की ग्रोथ से बेटर करती हैं, तो आपका 18-19% का ग्रोथ आप ले सकते हैं। आई थिंक वैल्यूएशन वाइज थोड़ा एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगा। काफी लोग कंपेयर करते हैं कि नहीं, पिछले 10 साल का एवरेज देखिए काफी कम था, अभी वैल्यूएशन का एवरेज देखिए तो काफी ज्यादा है। आई थिंक उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये भी देखिए कि निफ्टी का कॉम्पोजिशन क्या है और कॉम्पोजिशन कैसे चेंज हो रहा है। अगर बेटर बिजनेस मॉडल वाला कंपनी निफ्टी में आ रहा है या मेन इंडेक्स में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन उसका ज्यादा होगा। अगर ऑयल की कंपनियां बाहर जा रही हैं, क्योंकि ऑयल की कंपनियों को आप 8 या 9 या 10 से मल्टीपल ज्यादा देते नहीं है, या उनको मिलता नहीं है, क्योंकि काफी वोलेटिलिटी रहती है, तो कहीं ना कहीं वो हिस्टोरिकल कंपैरिजन हमें लगता है कि गलत है। तो हमें लगता है कि 20,000 का जो निफ्टी का टारगेट है और 66,000 का जो सेंसेक्स का टारगेट है वो कंजर्वेटिव है। इनफैक्ट नंबर्स इससे और बेटर भी हो सकते हैं अगर थोड़ा वैल्यूएशन पे कैचअप और होता है तो हमें लगता है कि बाजार 20,000 के आसपास में तो होना चाहिए। इनफैक्ट बजट तक हमें लगता है कि बाजार शायद नया हाई भी बना दे या नया हाई चैलेंज करे। एंड क्योंकि आपकी अर्निंग ग्रोथ काफी स्ट्रांग है एंड ब्रॉड बेस्ड है, क्योंकि कोई एक सेक्टर नहीं है जो कि ड्राइव कर रहा है मार्केट को, तो आई थिंक ये और भी अच्छी चीज है कि ओवरऑल आपका जो मार्केट में पार्टिसिपेशन है, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, क्रॉस बना हुआ है। तो हमें लगता है कि अर्निंग ग्रोथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, एंड आई थिंक ये क्वार्टर से आपको वो नंबर्स दिखेंगे। एंड जो कंपनीज चाहे वो एफएमसीजी है, जहाँ पे थोड़े मार्जिन के प्रेशर ज्यादा थे, वो कहीं ना कहीं मार्जिन प्रेशर थोड़े ईज ऑफ होंगे। तो आई थिंक ओवरऑल आपके नंबर्स प्रोग्रेसिवली इंप्रूव होते जाएंगे। जी। यहाँ पंकज जी, यदि हम विकास दर के अनुमानों की बात करें,
तो हमारे सर्वेक्षण में 2021-22 यानी अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है, मार्च में समाप्त होगा, उसके लिए 8.6% की औसत विकास दर का अनुमान आया है, और उसके अगले वित्त वर्ष में 22-23 के लिए 8.51% का अनुमान आया है। तो यहाँ पर 21-22 के लिए हमारे सर्वेक्षण का यह अनुमान थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि जो बाकी एजेंसियाँ हैं, चाहे आरबीआई है या सरकार है, उसके अनुमानों से थोड़ा नीचे है, और अगले वित्त वर्ष के लिए मोटे तौर पर इसी तरह के अनुमान सामने रखे जाते रहे हैं दूसरी एजेंसियों के द्वारा भी। आपकी नज़र में अगले 2 वर्ष जो हैं, वो अर्थव्यवस्था के लिए कैसे रहने वाले हैं? देखिए, जो इस साल ग्रोथ है वो 9% के ऊपर ही रहने की ज़्यादातर उम्मीद है, और जो उसके बाद में होगा वो करीब 8.5% के आसपास में रहने की उम्मीद है। आई थिंक इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये मतलब मिस आउट होता है या प्रॉब्ली देखा नहीं जा रहा है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम के बाद में प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स थोड़ा पैन आउट हो रहा है। प्लस जिस हिसाब से सरकार पीएलआई की स्कीम्स लेके आई है 13-14 सेक्टर में, तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग एज़ सेक्टर को काफ़ी लेग अप मिलेगा। हिस्टोरिकली क्योंकि इंडिया सर्विस से ओरिएंटेड ज़्यादा रहा है, तो आपका लॉजिस्टिक या बाकी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लार्जली सफ़र किया है। बट आई थिंक अभी एक कॉन्शियस एफर्ट है सरकार के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट कंपनीज़ की अगर आप कमेंट्री की बात करें, तो कंपनीज़ भी काफ़ी gung-ho हैं ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज़ चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की बात करें, हम कुछ-कुछ सेक्टर में ऑलरेडी देख रहे हैं। जैसे कि आप बेडशीट में देखिए, इंडिया का मार्केट शेयर यूएस में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं बढ़ गया है, या इन जनरल अपैरल एक्सपोर्ट्स में काफ़ी बॉयंसी है। तो कहीं न कहीं वो नंबर्स में भी धीरे-धीरे ट्रांसलेट हो रहा है। तो हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग साइड में काफ़ी पॉजिटिव सरप्राइज़ आ सकता है। हालाँकि मैन्युफैक्चरिंग का भी कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में ज़्यादा नहीं है। बट ओवरऑल ये नंबर्स मेरे को लगता है आगे जाके और बेटर हो सकते हैं। प्लस सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के पास में बैलेंस शीट में डेट नहीं है, तो कहीं न कहीं अगर उनको अपॉर्च्युनिटी अगले कोविड के बाद में और अच्छी लगती है, तो आपको एक जो कैपेक्स साइकिल है वो और स्ट्रॉन्गर तरीके से निकल के आ सकती है। अब तक पिछले 4-5 सालों में जो भी ज़्यादातर कैपेक्स हुआ है वो सरकारी या चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया है। प्राइवेट सेक्टर ने कम पार्टिसिपेट किया है। बट अभी आपके कोर सेक्टर, चाहे आप स्टील ले लें या सीमेंट ले लें, वहाँ पे कैपेक्स के अनाउंसमेंट थोड़ा एग्रेसिव लगते हैं एंड काफ़ी पॉजिटिव लगते हैं। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि ये जो आपका कैपेक्स साइकिल इम्प्रूव होगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल कैन ग्रो लॉट मोर। सो आपके जीडीपी नंबर्स में कहीं न कहीं वो ट्रांसलेट करेंगे, तो करीब 75 टू 100 बिप्स का एक डेल्टा हमेशा आपको मिल सकता है। तो आई थिंक ये नंबर्स में थोड़ा एक पॉजिटिव बायस ही लेके चलना चाहिए। जी। अब यहाँ पर यदि हम आगे यह देखें कि सेंसेक्स और निफ्टी के लिए आपने किस तरह के अनुमान सामने रखे हैं, तो अभी आपने अपनी चर्चा में, अपनी टिप्पणी में कह ही दिया है, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों के सामने रख देते हैं कि जून 2022 के लिए आपने 62,000 का लक्ष्य रखा है, और दिसंबर 2022 के लिए आपने 66,000 का 66,000 का लक्ष्य रखा है सेंसेक्स के लिए। और इसके बाद यदि निफ्टी पर नजर डालें, तो यहाँ जून 2022 के लिए लक्ष्य है 18,800 का, और दिसंबर 2022 के लिए लक्ष्य है 20,000 का। तो ये लक्ष्य अभी हमने जो पूरे सर्वेक्षण का जो औसत लक्ष्य सामने आया है हमारे इस सर्वेक्षण में, जनवरी 2022 के सर्वेक्षण में, वो अभी हमने इस चर्चा में शामिल नहीं किया है, उसको हम आगे रखेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आपके लक्ष्य जो हैं वो हमारे औसत अनुमानों से ज्यादा सकारात्मक हैं, ज्यादा आप बुलिश व्यू लेकर के चल रहे हैं, और उसमें भी आप ये कह रहे हैं कि शायद बाजार असल में इससे भी ज्यादा आगे चला जाए, यानी आपने जो लक्ष्य दिया है उसको भी पार कर जाए। तो मतलब ये उम्मीद क्यों जग रही है? सो ये आपको जो हमारे लक्ष्य हैं, चाहे वो निफ्टी के और सेंसेक्स के, हमें लगता है कि काफ़ी कंजर्वेटिव है। हमें लगता है कि मार्केट इससे शायद ज़्यादा बेटर ही करे। जी, जैसे मैंने बताया कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। ओवरऑल जिन-जिन कंपनियों से हम करीब 350 कंपनी कवर करते हैं, अक्रॉस 13-14 सेक्टर करते हैं, एंड अक्रॉस सेक्टर हमें काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं, तो कॉर्पोरेट कमेंट्री को लेके हम काफ़ी पॉजिटिव हैं। आई थिंक दूसरा चीज़ जो हम इग्नोर करते आ रहे हैं कि मार्केट में देखिए, डेप्थ इंडियन मार्केट्स का बढ़ रहा है, कहीं न कहीं डोमेस्टिक लिक्विडिटी बढ़ रहा है। तो दैट वे एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि कहीं न कहीं जो इंडियन
इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी बढ़ रहा है। एंड तो एक वो एक दूसरी अच्छी चीज़ है। तो अगर आप देखिए कुछ ही कंपनीज़ हैं, या आप कह सकते हैं कि 300-400 कंपनी अच्छी कंपनियाँ हैं, और अगर आपको इतनी लिक्विडिटी चेज़ करेगी डोमेस्टिक, तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि शेयर प्राइसेज़ एलिवेटेड लेवल्स पे ही रहेंगे। देन आई थिंक जो कंसर्न्स हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन की हो या क्रूड ऑयल की हो, वो कंसर्न स्ट्रक्चरल ज़्यादा नहीं लगते, बिकॉज़ जैसे कि जो आपकी इन्फ्लेशन की कंसर्न है वो डिमांड सप्लाई की है। कहीं न कहीं एफआई 23 में अगर आपको नया कोविड का कोई वेव नहीं निकल के आता है, तो थोड़ा ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ होंगी, एंड देन फिर इन्फ्लेशन आपको सॉफ्टन होते हुए दिखेगा। सिमिलरली जो बैंक्स हैं, बैंक्स में हम ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, या बैंक्स में हम अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेके नहीं चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी क्रेडिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हमें कम लग रही है। बट अगर सेकंड हाफ में प्राइवेट सेक्टर केपेक्स और रिवाइव होता है या बेटर होता है, और क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीदें जागती हैं, तो आई थिंक सेकंड हाफ में और ब्राइट हो सकता है, एंड देन आपके नंबर्स वगैरह जो होंगे वो फर्दर इम्प्रूव होंगे। सो दैट वे अगर आप देखिए, तो मेरे हिसाब से हमें लगता है कि स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट काफ़ी है आगे जाके, एंड वो कहीं न कहीं बाज़ार में रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज़ बाज़ार जनरली ओवरऑल अगर आपको ओवरऑल अगर चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, तो बाज़ार में वो पहले ही कैप्चर हो जाती हैं। आई थिंक नंबर्स थोड़े लैग करते हैं। तो दैट वे हमें लगता है कि बाज़ार जो हमने 20,000 का टारगेट दिया है एनएफटी के लिए, उससे बेहतर ही हो सकता है। जी। यहाँ पंकज जी, जो क्षेत्रों का आप ज़िक्र कर रहे हैं, उसमें बैंकिंग को लेकर के आपने अभी-अभी अपनी राय सामने रखी कि पहले 6 महीने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, बाद में शायद ठीक हो जाए। लेकिन 2022 के लिए जो क्षेत्र आपने सबसे तेज़ बताए हैं, वो हैं आईटी, रिटेल, कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट, जबकि सुस्ती लग रही है आपको तेल गैस और एफएमसीजी में। तो ये जो सेक्टरल व्यू बन रहा है, काफ़ी कुछ आपने अपनी टिप्पणियों में बताया भी, लेकिन यदि आप इसको एक कंसोलिडेटेड तरीके से अपना सेक्टोरल व्यू रखते हैं सामने कि ये आईटी, रिटेल, कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट क्यों तेज लग रहे हैं, तेल गैस एफएमसीजी में सुस्ती क्यों लग रही है? सो आईटी सेक्टर अगर आप देखिए, तो ग्लोबली या डोमेस्टिकली सारी कंपनीज को लगता है कि उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा टेक्स हैवी होना पड़ेगा। तो आईटी ओवरऑल स्पेंडिंग आगे जाके ज़्यादा रहने वाली। लास्ट 2-3 साल में ग्लोबल आईटी स्पेंड करीब 2 से 2.5% बढ़ी थी, अभी वो 7 या 8% से बढ़ने की उम्मीद है। अन्य इंडियन कंपनीज के अगर ग्रोथ में ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको 15 से 20% का ग्रोथ वो ट्रांसलेट होता है। तो कहीं ना कहीं आईटी में एक स्पेंडिंग सस्टेन रहेगी, एंड आईटी जनरली बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है लास्ट डेकेड में। जनरली इनकी बैलेंस शीट बहुत क्लीन होती है, आप देखिए डिविडेंड अच्छा पे करते हैं, तो हमें लगता है कि आईटी एज अ सेक्टर काफी अच्छा लगता है। और रिटेल एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है, बिकॉज रिटेल में अगर आप देखिए काफी अनलिस्टेड साइड में काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एंड दूसरा चीज ये है कि रिटेल के जनरली अगर आप देखिए, जो भी ऑर्गेनाइज रिटेलर्स हैं, चाहे वो टाइटन हो या रिलायंस देखिए, जो भी देखिए, तो आई थिंक ये सब कंपनीज में एक जो सब प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है कि ये थोड़े टेक से भी ज्यादा हैं, तो बोथ इनके ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंस है। प्लस खराब टाइम में इन लोगों ने, ये रिटेल कंपनीज ने अच्छा खासा रिटेल स्पेस एडिशन किया हुआ है, तो जिसका फायदा उनको मिलेगा, चाहे वो आप टाइटन के रीसेंट नंबर्स में देखिए। आई थिंक तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज रिटेल है उसके चांसेस हैं ज्यादा बेटर करने के। प्लस जो मार्केट कैप हमें लगता है लिस्टेड साइज में करीब 9 से 9.5 लाख करोड़ के आसपास में है, जबकि चाहे वो रिलायंस रिटेल का इम्प्लाइड वैल्यू देखें 7-8 लाख करोड़ होगा, या बाकी और जो कंपनीज होंगी उनके आईपीओ आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेक्टर हमें ऐसा लगता है जो कि लाइमलाइट में रहेगा। इसमें नए प्लेयर्स लिस्टेड साइड में आएंगे, प्लस इनके वैल्यूएशन प्लस इनकी ग्रोथ बेटर होने की ज्यादा उम्मीद है। तो हमें लगता है कि एक जो रिटेल है नया सेक्टर उभर के आ सकता है। तो विच इज़ वाई रिटेल हमें अच्छा लगता है। इसके अलावा जो आपके सेक्टर्स जो हमें थोड़े ठीक नहीं लगते हैं, वो उनमें से एक ऑयल एंड गैस है। जनरली ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप देखिए, तो जो भी अर्निंग ग्रोथ आता है वो वॉल्यूम की वजह से नहीं, बल्कि प्राइसिंग की वजह से। क्रूड ऑयल बढ़ गया, गैस प्राइसेस बढ़ गए, तो उसकी वजह से आता है। तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही वीक एंकर है अर्निंग ड्राइवर का। एंड ओवरऑल क्योंकि ये पोल्यूटिंग इंडस्ट्री में ज्यादा आता है, तो हमें लगता है कि इनका वैल्यूएशन या इनका ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस कम होगा। एफएमसीजी कंपनी पिछले 3-4 साल में काफी अच्छा किया है, एंड अगर आप देखें तो वन ऑफ द बेस्ट बेटर परफॉर्मिंग सेक्टर है। बट वैल्यूएशन में अगर आप देखें, तो वैल्यूएशन में काफी एक्सपेंसिव है। एफएमसीजी एक ऐसा सेगमेंट होगा जहां पे आपको कोई भी कंपनी फॉरवर्ड पे 50 मल्टीपल के ऊपर ही मिलती है। एंड जबकि ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे, तो 10 से 15% या से ज्यादा ग्रोथ आपको किसी में नहीं मिलने वाली।
तो कहीं न कहीं वो एक लगता है कि ये सेक्टर अभी कुछ समय के लिए परफ़ॉर्म नहीं करेगा। हालाँकि इन्वेस्टर्स के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा किया है, बट हमें लगता है कि मार्केट को ये आउट परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा। ना एक जो जो एक दू नया सेक्टर और निकल के आता है वो कैपिटल गुड्स। आई थिंक पिछले जैसे मैंने हाइलाइट किया 4-5 साल में सरकार ने कैपेक्स किया है, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स अभी अच्छा लगता है कि आगे जाके होगा एंड इन फैक्ट और बेटर हो सकता है। तो कैपिटल गुड्स एक स्पेस है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। थोड़ा सिक्लिकल सेक्टर होता है बट क्योंकि हम अर्ली पार्ट ऑफ साइकिल में हैं तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर आगे जाके अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से, मल्टीपल री-रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव है। रियल एस्टेट के साथ में भी वैसे ही है। अगर आप रियल एस्टेट में देखिए ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का मार्केट शेयर 6% से बढ़ के करीब 19-20% हो गया है। प्लस आपके इंटरेस्ट रेट्स कम है, प्लस आपकी जो इन्वेंटरी होती थी सिस्टम में ओवरऑल, वो काफ़ी कम हो गई। तो इसमें बोथ डिमांड एंड सप्लाई सेक्टर्स हेल्प करेंगे। ये साल रियल एस्टेट सेक्टर ने अच्छा किया है, बट हमें लगता है आगे जाके भी ये अच्छा करेगा बिकॉज़ स्ट्रक्चरली काफ़ी टाइम के बाद में ये सेक्टर रिवाइव हो रहा है। जी। पंकज जी, मुझे याद आता है एफएमसीजी, तेल गैस, इन सब क्षेत्रों के लिए एक ज़माने में 8, 10, 12 इस तरह का पीई मल्टीपल भी काफ़ी अच्छा माना जाता था। अब घट कर के ऊपर से अगर ये 50 के आसपास आ रहे हैं एफएमसीजी के वैल्यूएशन, उनके पीई मल्टीपल बीच में 70-100 तक पहुंच गए थे। तो ये एक एबरेशन के रूप में आप देख रहे हैं जिसको वापस नॉर्मल की तरफ आना पड़ेगा, जो सामान्य हो 12, 15, 20, 25 इस दायरे में फिर से लौटना पड़ेगा, या एक न्यू नॉर्मल बनता हुआ आपको बाजार में दिख रहा है कि नहीं, अब वैल्यूएशन तो ऊंचे ही रहेंगे, वो आप भूल जाइए वो समय जब 8-10 के पी में आपको एफएमसीजी कंपनियां मिल जाती थी। देखिए, मुझे जितना ध्यान है एफएमसीजी कंपनीज़ उस समय मतलब करीब 20-25 के मल्टीपल पे मिलती थी, अभी आपको 60 या कम से कम उससे ज़्यादा के मल्टीपल में मिल रही हैं। नाउ मैं ये नहीं कहता कि एफएमसीजी एज़ अ सेक्टर काफ़ी खराब है या खराब हो चुका है। आई थिंक आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ओवरऑल पेनिट्रेशन के हिसाब से या प्रीमियमाइज़ेशन के हिसाब से ये सेक्टर में ग्रोथ अभी भी हो सकता है। बट क्योंकि आप ये देखिए कि इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा है, तो इनको मार्जिन प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है एंड ये एग्रेसिवली प्राइस हाइक ले नहीं पाते हैं, तो इनको अगर मान लीजिए टी के प्राइसेस बढ़े हैं, तो वो कहीं न कहीं जो टी प्राइसेस को बढ़ाने के लिए धीरे-धीरे इनको करीब 6 से 9 महीने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं आपके जो अर्निंग्स हैं, वो थोड़े स्लो पेस पे ग्रो करेंगे एंड एंड उसके हिसाब से आपके मल्टीपल्स थोड़े रिच लगते हैं। तो ये सेक्टर उस हिसाब से लगता है कि अंडर परफॉर्म करेगा। बट मैं ये नहीं अगेन करेक्शन मतलब प्राइस करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करते। जनरली क्या है कि टाइम करेक्शन ज़्यादा होता है। अगर कोई शेयर है वहीं पे मान लीजिए ₹100 का भाव है तो शायद ₹100 पे ही पड़ा रहेगा अगले 2-3 साल तक, तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो उसकी अर्निंग थोड़ी बढ़ेगी और शेयर वहीं पड़ा रहेगा तो ऑटोमैटिकली आपका पी मल्टीपल का करेक्शन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा लाइकली सिनेरियो है देन प्राइसेस करेक्टिंग। जी। अंत में पंकज जी, अ, जो आपने अनुमान रखा है कि 1 लाख का सेंसेक्स कब तक होगा, तो इस पर आपका जवाब है 2025, यानी 2025 तक या उससे पहले तक ये 1 लाख पर होना चाहिए। तो मतलब 3-4 साल, इससे ज्यादा बाकी नहीं बचा है जब हम सेंसेक्स को इस ऐतिहासिक मुकाम पर देख लेंगे। जी, बिल्कुल, आई थिंक ब कुछ-कुछ चीज़ें जो इकोनॉमी में हो रही हैं, वो एक स्ट्रक्चरल हो रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपकी जो ब्याज दरें हैं, वो शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ी बढ़ सकती हैं, बट स्ट्रक्चरली ब्याज दरें नीचे रहने वाली हैं। आई थिंक एक टाइम में आपके जो इंडिया में ब्याज दरें थीं, डबल डिजिट में होती थी, उसमें काफ़ी कम ही बिज़नेस सर्वाइव कर पाते थे। आई थिंक लोअर इंटरेस्ट रेट में काफ़ी सारे बिज़नेस थ्राइव भी कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, रिस्क ले पाते हैं। जो कि एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। देन दूसरी चीज़ ये हो रही है कि आप ये देखिए कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग साइड में है, वो उसके लिए सरकार काफ़ी एग्रेसिवली चीज़ें कर रही है। प्लस जिस हिसाब से चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी निकल के आ रही है, तो उससे काफ़ी सारे सेक्टर्स या कोर सेक्टर या सनराइज़ सेक्टर्स के लिए अपॉर्च्युनिटी ओपन अप हो रही है। एंड ऐसा नहीं कि सर्विस सेक्टर जो कि इंडिया में अच्छा करता था, वो अच्छा नहीं करेगा। सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा आपका सेक्टर आईटी आता है, तो आईटी के जनरली आउटलुक अगर आप देखेंगे, तो अगले कुछ सालों में अच्छा है। एनआईटी का दूसरा बेनिफिट ये होता है क्योंकि आईटी कंपनीज का रफली 50-55% जो भी खर्चा होता है वो आपका लार्जली सैलरीज में जाता है, तो कहीं ना कहीं वो कंजम्पशन में भी ट्रांसलेट होगा। तो रिलेटिवली अगर आप देखिए तो ये पूरा ओवरऑल इकोनॉमी के हिसाब से मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम कर सकता है। तो हमें लगता है कि जो पिछले 4-5 सालों में हुआ है वो रिपीट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके जो पिछले 4-5 साल में जो सबसे बड़ा आपका सेक्टर था
बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वो एसेट क्वालिटी कंसर्न्स को झेल रहा था, काफ़ी एग्रेसिवली प्रोविजनिंग करनी पड़ रही थी। तो आई थिंक वो सब चीज़ें अब नहीं होने वाली हैं। तो आपकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी रहेंगी, प्लस आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है। तो दैट वे मुझे लगता है कि आपका जो अर्निंग ग्रोथ है, अगर आपका 15-20% होगी, तो आप सेंसेक्स 1 लाख का लेवल कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी बाज़ार को अचीव करने के लिए अगले 3-4 सालों में। जी, पंकज जी, आपने हमारे इस सर्वेक्षण में लगातार हिस्सा लिया है पिछले 1 दशक में। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा मौका होगा जब हर 6 महीने पे जब हम सवाल भेजते हैं तो आपने इसे मिस किया हो। हमारे सर्वेक्षण के जो नतीजे दिख रहे हैं अभी, उस पर कोई एक ब्रॉड कमेंट आपका, या लगातार हमारी ये जो एक्सरसाइज रही है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक सी जैसे मैंने बताया कि आप ये देखिए कि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो कि इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अभी कहीं ना कहीं टीना फैक्टर निकल के आ रहा है कि जहाँ पे हमें लगता है कि ओवरऑल इक्विटी में पार्टिसिपेशन काफी अच्छा रहेगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसको पॉपुलराइज करने में या मार्केट लोगों को समझाने में आपका एक बड़ा योगदान रहा है, जो कि आपने एक रेगुलर इंटरवल पे किया है, वेरियस सेक्टर पे किया है, मार्केट के डायरेक्शन पे किया है, बाकी जितने भी लोगों से राय लेके किया है। तो आई थिंक आपका उसमें एक बिल्कुल योगदान है, एंड आई थिंक ये बिल्कुल जारी रहना चाहिए, बिकॉज आप कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट से बाकी और देखें, इंडिया में इक्विटी पार्टिसिपेशन अभी भी कम है। एंड कहीं ना कहीं ये एक वन ऑफ द बेटर व्हीकल्स है फॉर वेल्थ जनरेशन है। तो वो एक और भी अच्छी चीज निकल के आते है कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स में भी पास ऑन होना चाहिए। एंड आई थिंक उसमें मैं मानता हूं कि आप जिस हिसाब से सर्वे कर रहे हैं, जिस हिसाब से इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, इंसाइट आप लेते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो ये काफी अच्छा स्टेप है। एंड आई थिंक आई विश कि आप ये अगले 10 साल भी जारी रखें। जी, पंकज जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका लगातार हमारे इस अभ्यास में, हमारी इस एक्सरसाइज में सहभागी बने रहने के लिए, और अभी इस चर्चा के लिए आपने समय निकाला, इसका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जो दर्शक हमें अभी लाइव देख रहे थे या आगे भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे, उन सब का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। उन सभी से अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल के साथ, या अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज के साथ आप जुड़े रहें, ताकि लगातार आपके साथ हमारा संपर्क बना रहे। आगे भी हम जब ऐसी कोई बातचीत लेकर के आएँ तो आपको उसकी सूचना मिलती रहे। फिलहाल अभी इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। शुक्रिया राजीव जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार।